हेलो बच्चों, आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इसके पहले आप केमिकल रिएक्शन को संतुलित करना पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी है, लेकिन ध्यानपूर्वक इसको सुनते चलिए। पहला जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ब्रॉडली यदि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को यदि आप बंटवारा करते हैं तो दो रूपों में बंटवारा होता है। एक, यदि आप हीट के रूप में बंटवारा करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं हीट के टर्म में, तो या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक, ये बेटा शॉर्ट फॉर्म है, REAN लिख दिया गया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और या तो होगा इंडोथर्मिक, जो टर्मिनोलॉजी है उसको इंग्लिश में ही समझिए। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है उष्मा उत्सर्जी, या इसको हिंदी में कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी, और इसको कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो एक्सोथर्मिक अभिक्रिया होती क्या है? एक्सोथर्मिक अभिक्रिया में आप जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में दो साइड होती है, एक होता है रिएक्टेंट साइड, एक होता है प्रोडक्ट साइड। तो देख लीजिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट साइड में ऊर्जा बाहर निकलती है, यानी रिएक्टेंट जब आपस में अभिक्रिया करके प्रोडक्ट देता है तो साथ में एनर्जी क्या होती है? बाहर निकलती है। और उष्मा शोषी अभिक्रिया में रिएक्टेंट अभिक्रिया तभी करता है जब इसको उष्मा अवशोषित की जाती है, यानी उष्मा दी जाती है, तब यह प्रोडक्ट में चेंज होता है। इस चीज को ई को दिखाने के लिए दो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। कभी कभी तो रिएक्शन में ही दिखाया जाता है, तो रिएक्शन में तो इस प्रकार से दिखाया जाएगा कि एनर्जी जब बाहर निकलेगी तो प्रोडक्ट साइड में, और जब एनर्जी अवशोषित होगी तो रिएक्टेंट साइड में। लेकिन ज़्यादातर में प्लस ई न देके डेल्टा देता है, तो देता क्या है? R प्रोडक्ट डेल्टा ई निगेटिव। इसका मतलब समझिए, डेल्टा ई निगेटिव का मतलब यहाँ पे आप देखिए कि आप जानते हैं कि यह R और P ये परमाणु के रूप में आपस में संतुलित है। तो कोई भी रिएक्शन परमाणु के रूप में यानी मास के रूप में भी संतुलित होता है, साथ में एनर्जी के रूप में भी संतुलित होता है। तो इधर बेटा एनर्जी रिएक्टेंट साइड में, जो भी रिएक्टेंट के अंदर एनर्जी है वह है, और यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी है प्लस ही है, अर्थात यहाँ पे एनर्जी कम पड़ रही है, यानी प्रोडक्ट की ऊर्जा रिएक्टेंट की ऊर्जा से कम है, तो इसलिए एनर्जी क्या है? बाहर निकल रही है। तो डेल्टा ई बराबर होता है EP माइनस ER, यानी प्रोडक्ट की ऊर्जा माइनस रिएक्टेंट की ऊर्जा। तो EP चूंकि कम होता है, EP इज लेस देन ER, तो इसलिए यहाँ डेल्टा ई का मान निगेटिव लिखा जाता है। तो ये भी एक तरीका है दिखाने का कि R चेंज हो रहा है P में, डेल्टा ई निगेटिव, अर्थात ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेम इसका उल्टा हो जाएगा, R P डेल्टा ई यदि पॉजिटिव दिखा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? यहाँ पे क्या होगा? यही बात, डेल्टा ई बराबर EP माइनस ER। यहाँ प्रोडक्ट की ऊर्जा जो होगी रिएक्टेंट की ऊर्जा से ज़्यादा होगी, तो EP इज ग्रेटर देन ER, तो इसलिए डेल्टा ई का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स जो हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, वह सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अभी आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, और इसके सभी एग्जाम्पल्स जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, डिकम्पोजिशन यानी अपघटन रिएक्शन जितने भी हैं वो सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो
इसके अलावा और भी इसके कंबस्शन रिएक्शन भी एग्जांपल्स होते हैं। कंबस्शन रिएक्शन का मतलब बेटा कि कोई भी फ्यूल जैसे जलाया जाता है, जैसे मीथेन को है CH4, इसको ऑक्सीजन की अधिकता में जलाएंगे तो CO2 प्लस H2O मिलेगा। या कोई भी फ्यूल ले लीजिए, जैसे LPG है, पेट्रोल है, तो एक हम जनरल ले लेते हैं CX प्लस HY प्लस O2। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O। जब हमने कैंडल जलाया था तब भी आपको बताया था कि जब भी कैंडल जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो कोई भी कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है, जब भी जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो CO2 H2O भी बनेगा। और इन रिएक्शन को, इन स्पेशल टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है कंबस्चन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, दहन अभिक्रिया, कंबस्चन रिएक्शंस यानी दहन अभिक्रियाएं। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ CX है तो ये X हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन यानी 2X हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन Y है तो इसको बैलेंस करिए तो Y/2। अब इसको आप लिखना होगा कि इसका गुणांक कितना होगा, तो यहाँ से O2 का X है तो X लिख लिए, प्लस यहाँ पे O जो है Y/2 है, तो O2 यदि होता तो ये हो जाता Y/4, तो X प्लस Y/4। इस प्रकार से बेटा कोई भी हो, C2H6 प्लस, तो अब यहाँ 2 प्लस Y का मान क्या है 6, तो 6/4 O2 बन जाएगा 2CO2 प्लस Y/2 क्या है 3 हो जाएगा 3H2O। इसको कर लीजिए तो 3 2, तो 2 दूना 4, 3 7/2 O2 2CO2 प्लस 3H2O। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फ्रैक्शन में नहीं लिखते, 2C2H6 प्लस 7O2 4CO2 प्लस 6H2O। तो इस प्रकार से ये बैलेंस हो जाएगा। तो कोई भी कंबस्चन रिएक्शन इस प्रकार से बैलेंस किया जाता है। या यदि आप श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया में जो ग्लूकोज होता है वह भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में कन्वर्ट होता है। तो श्वसन क्रिया भी आपकी क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। श्वसन क्रिया में हमने बताया कि ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और H2O में कन्वर्ट होगा और एनर्जी आपको मिलेगी। यहाँ पे भी आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने का तरीका हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आप एटम को बैलेंस करिए, तो ये क्या हो जाएगा 6CO2, कार्बन यहाँ 6 है, यहाँ 6 दूना 12 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 6, और हाइड्रोजन 12 है, तो हाइड्रोजन 12 के लिए 6H2O, तो यहाँ पे आप 6 दूना 12 6 18, और यहाँ पे कितना हुआ 6, तो 6O2। तो इस प्रकार से ये भी एक क्या है ऊष्माशोषी अपक्रिया है। अब आइए दूसरा क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से करते हैं केमिकल रिएक्शन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पांच भागों में बांटेंगे बेटा, और 5 भागों का हम वर्णन करेंगे। पहला जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम नहीं लिख रहे हैं, रिएक्शन आप समझ, कॉम्बिनेशन या इसी को कहते हैं सिंथेसिस। दूसरा जो रिएक्शन होगा
डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब अपघटन अपक्रिया, कम्बिनेशन का मतलब संयोजन अपक्रिया। तीसरा हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, लेकिन इसको हम सिंगल शब्द नहीं यूज करते, सीधे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया। और यहाँ लिख लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अंतिम जो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आते हैं। तो एक एक करके हम डिटेलिंग करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता क्या है कि इसमें दो जो पदार्थ होते हैं, जैसे A और B, दो रिएक्टेंट आपस में मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं, यानी कंबाइन कर लेते हैं। A प्लस B जब C बनाए तो उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब भी दो पदार्थ मिलके एक पदार्थ बनाते हैं तो ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक बात और समझ लीजिए बेटा, जिधर मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी उधर एनर्जी ज़्यादा होगी, जिधर मॉलिक्यूल कम होंगे उधर एनर्जी कम होगी। यानी एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी इधर ज़्यादा होगी, और हमेशा जिधर एनर्जी कम होगी उधर एनर्जी जोड़ना पड़ेगा। तो इधर एनर्जी कम है, इधर ज़्यादा है, तो यहाँ एनर्जी आप जोड़ेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा। इसके एग्जाम्पल्स A और B इंपॉर्टेंट है कि A B हम क्या लेते हैं, तो A B तीन चीज़ें हो सकती हैं। A और B, या तो A और B दोनों क्या हो, A और B एलिमेंट हो, क्या हो, एलिमेंट हो। दूसरा हो सकता है A एलिमेंट हो और B आपका कंपाउंड हो, COMPOUND, B कंपाउंड हो, यौगिक हो। तीसरा हो सकता है A और B दोनों क्या हो, कंपाउंड हो। तो हम तीनों एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे, और आप चाहे तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं, चाहे तो एक में लिख सकते हैं। A B एलिमेंट हो, तो A B एलिमेंट होगा तो जैसे एग्जाम्पल्स इसके हो जाएंगे H2 प्लस O2 क्या बन गया, H2O। या आप ले सकते हैं Cl2 प्लस H2 क्या बन गया, HCl। बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करना बहुत आसान है, बता चुके हैं। H2 प्लस O2 यहाँ क्या हो जाएगा, 2H2O। तो एलिमेंट ये हो गया। अब आइए एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट कंपाउंड का मतलब आप किसी को ले लीजिए, H2 Br2 ये ले लीजिए, या O2 ले लीजिए। तो O2 को SO2 के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे ये कंपाउंड हो गया, तो SO3 बनेगा। या और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, कि कोई भी एलिमेंट ले लीजिए और यहाँ पे क्या ले लीजिए, कंपाउंड। CO2 ले सकते हैं, और ले सकते हैं जैसे FeCl2 प्लस Cl2 तो बन जाएगा FeCl3। फेरस क्लोराइड क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो फेरिक क्लोराइड बनता है। तो इस तरह इसके भी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, एलिमेंट और कंपाउंड मिलके आपको यौगिक देगा। इसके अलावा कंपाउंड मिलके कैसे यौगिक देते हैं, जैसे आप सबसे अच्छा एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप जल में घोलते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऊर्जा भी निकलती है, ये आप जानते हैं। क्विक लाइम है और ये क्या है, स्लैग लाइम है, बिना बुझा चूना। इसके बाद थोड़ी देर बाद जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वातावरण में रहता है, सफ़ेदी में जब यूज किया जाता है तो ये वातावरण से CO2 ले लेता है और बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जल में क्या है, ये अविलेय है,
तो जो सफ़ेदी मिलती है तो आप देखते हैं चमकदार सफ़ेदी प्राप्त होती है, लेकिन यह 2 से 3 दिनों बाद चमकदार होता है, तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसके अलावा NH3 प्लस HCl दोनों हमने कंपाउंड ले लिया, तो आपका बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से बेटा इसके एग्जाम्पल्स हो गए कि दोनों कंपाउंड ले लें आप और कंपाउंड लेके आप यौगिक बना दें। तो ये सब एग्जाम्पल जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। और भी आप चाहें तो ले सकते थे इसमें एग्जाम्पल्स, लेकिन बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं। जैसे N2O5 H2O है या SO2 H2O है तो H2SO3 बन जाएगा, और अगर SO3 ले लेंगे तो H2SO4 बन जाएगा। तो एग्जाम्पल्स बहुत हैं, एग्जाम्पल्स आप कलेक्ट करिएगा। N2O5 है तो HNO3 बन जाएगा, आप बैलेंस कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक पदार्थ जो होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। जैसे एक रिएक्टेंट A है, ये B+C या 2 में टूटेगा या 2 से अधिक में टूटेगा, तो इसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सदैव एनर्जी की जरूरत होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर मॉलिक्यूल 1 है, इधर 2 मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल, तो इधर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इधर कम। इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इधर आपको E जोड़ना होगा, यानी ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। रिएक्शन एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक में ही है, लेकिन ये दोनों स्पष्ट रूप से एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक दिखाई देते हैं, और सब में रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली आपको देखना पड़ता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स देखिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 चीज़ों से इनिशिएट होगा। एक है लाइट द्वारा, हीट द्वारा। ये कैसे अकर होगा? हीट द्वारा होगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा, या तो लाइट द्वारा। तीनों एग्जांपल्स हम आपको बता रहे हैं। हीट द्वारा डिकम्पोजिशन का मतलब है कि जैसे पोटेशियम क्लोराइड ले लीजिए KClO3, तो ये टूट जाता है KCl प्लस O2 में, बैलेंस कर लीजिएगा, 3O2 हो जाएगा, 2KCl। या कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, ये हीट का निशान है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है। इसके अलावा फेरस सल्फेट ले लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टलन जल भी होता है, FeSO4 7H2O, लेकिन हम केवल इतना लेके भी रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है हीटिंग करने पे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। इसको आप बैलेंस करना जान गए हैं, बैलेंस कर लीजिएगा। इसके अलावा लेड नाइट्रेट किस में कन्वर्ट होगा? लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब रिएक्शन हीट द्वारा अकर होते हैं, तो इसको हम कहेंगे हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसके बाद आइए इलेक्ट्रिसिटी द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी माने ये प्रोसेस जो जहाँ पे होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा भी आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन ज़्यादातर देखते हैं। वैद्युत अपघटन कैसे होता है? जैसे यदि आप जल को तोड़ रहे हैं तो H2 प्लस O2 बन जाएगा। या सोडियम क्लोराइड ले लें, लेकिन सोडियम क्लोराइड बेटा जलीय अवस्था में लेंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, और मोल्टेन स्टेट का मतलब होगा गलित अवस्था, इसको पिघला के लेंगे तब अलग बनेगा। तो यहाँ बन जाएगा सोडियम प्लस क्लोरीन।
तो 2NaCl2। Na प्लस जो है कैथोड पे जाएगा और Cl माइनस एनोड पे जाएगा विद्युत अपघटन की क्रिया में। इसके अलावा एल्यूमिना ले सकते हैं, Al2O3। तो इसमें क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं। 2Al, ये 3O2 हो जाएगा यानी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4Al। तो इस प्रकार से विद्युत अपघटन की क्रिया जो होती है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, और इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी डीसी करंट के रूप में हम देते हैं तो ये टूटता है। इसके बाद आइए लाइट का प्रभाव। लाइट जैसे आप लैब में यदि आप जाएंगे तो आप देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है बेटा, AgNO3। ये आपको दिखेगा सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, लेकिन कुछ दिनों बाद इसका कलर जो होगा ग्रेइश हो जाता है। उसके पीछे कारण क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट नहीं, सिल्वर क्लोराइड, सॉरी बेटा। सिल्वर क्लोराइड को जब आप चाहे बल्ब की रोशनी में कहिए चाहे सूर्य के प्रकाश में, जब लाइट इसको मिलती है, लाइट चाहे सूर्य का प्रकाश का हो चाहे बल्ब की रोशनी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Ag प्लस Cl2, यानी ये डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होने की वजह से सिल्वर का जो कलर होगा ग्रेइश कलर का हो जाता है। बॉटल क्या हो जाता है, ग्रेइश कलर का हो जाता है। उसी प्रकार से AgBr है, AgBr का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं। यहाँ पे भी लाइट ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी तो इससे नेगेटिव बनता था, तो Ag प्लस Br2। तो इसका उपयोग हम किस में करते थे, फोटोग्राफी में। बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे ये यौगिक है Ab, इसको किसी भी अन्य मेटल द्वारा जब डिस्प्लेस करते हैं तो Ab में से C क्या कहेगा, ये को या B को रिप्लेस कर देगा, तो Ac प्लस B बन जाएगा, या यदि A को रिप्लेस किया तो Cb प्लस A बन जाएगा। तो इस प्रकार से दो चीजें हो सकती हैं, या तो B रिप्लेस हो चाहे A रिप्लेस हो। तो इसका एग्जाम्पल्स को समझने के लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझनी होती है। इसमें इतना ही आपको है, इसको याद करना थोड़ा कठिन है, लेकिन हम अभी एक तरीका आपको बताएंगे कि कैसे ये याद रखेंगे। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Sn, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, प्लेटिनम, Au। रिएक्टिविटी जो होती है ऊपर से नीचे आने पे घटती जाती है। इसका मतलब है, रिएक्टिविटी का क्या मतलब है कि धातुएं जो होती हैं प्लस में बनना चाहती हैं, यानी Na प्लस के रूप में रहना चाहता है, कैल्शियम प्लस के रूप में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यदि नीचे के लवण हो, जैसे जिंक सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट में यदि हम ऊपर की कोई भी धातु डालेंगे, जैसे मैग्नीशियम डाल दें या कैल्शियम डाल दें, मान लीजिए मैग्नीशियम हमने डाला, तो ये क्या कहेगा, जिंक प्लस प्लस को जिंक में अपचयित कर देगा, यानी ये जिंक में हो जाएगा, और यहाँ पे इसका स्थान ले लेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस Zn। उसी प्रकार से कैल्शियम कहेंगे तो कैल्शियम सल्फेट प्लस जिंक हो जाएगा। तो ऊपर की सभी धातुएं जो जिंक से ऊपर है वह क्या की, जिंक को रिप्लेस कर दी, लेकिन नीचे की धातुएं अगर जिंक सल्फेट में आप कॉपर डाल दें या Ag डाल दें या Au डाल दें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी नीचे की धातुएं कम रिएक्टिव हैं तो वह रिप्लेस नहीं कर पाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि हम कॉपर सल्फेट का सलूशन ले लें, कॉपर सल्फेट में हम आयरन डाल दें या एल्युमिनियम डाल दें या मैग्नीशियम डाल दें, तो ये क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा कॉपर के रूप में, और या Fe2SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा, फेरिक सल्फेट बन जाएगा। उसी प्रकार से या FeSO4 बन जाएगा, +2 अवस्था में बन जाएगा, या FeSO4 बन जाएगा।
उसी प्रकार से एल्युमिनियम डाल दीजिए तो एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा। मैग्नीशियम डाल दीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। लेकिन यदि कॉपर सल्फेट में आप जिंक डालते हैं तो ये क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा क्योंकि उसके ऊपर है, यानी बन जाएगा कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। और जबकि जिंक सल्फेट में आपने कॉपर डाला तो ये रिएक्शन नहीं किया। इसके अलावा हाइड्रोजन से ऊपर जो धातुएं होती हैं उनको कहा जाता है कि यह जल में से या अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देती हैं, और जो नीचे की धातुएं होती हैं जल या अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस नहीं कर पाती। जैसे सोडियम ले लीजिए, सोडियम को यदि आप जल में रिएक्शन कराते हैं तो ये ठंडे में ही रिएक्शन कर लेगा और NaOH प्लस H2 गैस बन जाएगा। बैलेंस कर लीजिए, इसको बैलेंस करना बहुत आसान है। यहाँ 2NaOH हो जाएगा, 2Na और H2O 2 2 4। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम का करेंगे तो मैग्नीशियम भी क्या कहेगा, जल में से H2 गैस निकाल देगा, एल्युमिनियम भी निकाल देगा। Fe भी जल द्वारा जब रिएक्शन करेगा तो Fe2O3 प्लस H2O। लेकिन बेटा जब जल ऊपर से नीचे लिया जाएगा तो यहाँ पे Fe वेपर के रूप में रिएक्शन करेगा, अर्थात गर्म अवस्था में। मैग्नीशियम गर्म अवस्था में करेगा, जबकि सोडियम पोटेशियम जल से ठंडी अवस्था में ही रिएक्शन करेगा। HCl द्वारा रिएक्शन देखिए, जैसे HCl ले लें और कोई भी धातु ले लें, ऊपर की जिंक ले लें तो क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। तो ऊपर की सभी धातुएं HCl द्वारा H2SO4 द्वारा हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देती हैं, लेकिन नीचे की कॉपर Ag Au Pt ये सब रिएक्शन नहीं करते। वैसे भी कॉपर Ag Au Pt इन सबको नोबल मेटल कहा जाता है। नोबल मेटल का मतलब कि बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आइए डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप एक बात और ध्यान दिए होंगे, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक को रिप्लेस कर रहा है। लेकिन कुछ होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लिखा नहीं जाता कि सिंगल है। तो अब आइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DOUBL। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका हम आपको बता देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। करीना, आप जानते हैं कि करीना जो हीरोइन है वो नवाब पटौदी से शादी की है, और शादी करने के पीछे भी कारण क्या था, वो पैसे वाला था। तो उसी से देखिए हम एक बना रहे हैं, कविता बना रहे हैं। करीना कार मांगे अल्टो जेन फरारी, सुन प्रभु माने उनके पतिदेव, सुन प्रभु या सुन पटौदी हुए चुप, हंसे आजा प्लेटिनम और का मतलब यहाँ सोने से है, प्लेटिनम और सोने का हार दिला दूं। माने इसके साथ साथ कार के साथ क्या दिलवा रहे हैं, हार भी, क्योंकि पैसे वाले हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए। अब आइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा यही C के स्थान पे C न होके एक और हो जाएगा CD। तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा, यानी BC बन गया और AD बन गया। यानी यहाँ पे आयनों का क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। प्लस आयन निगेटिव आयन से और निगेटिव आयन प्लस आयन से आपस में रिएक्शन कर लिए। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं और दो प्रकार के रिएक्शन में ये एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे। एक रिएक्शन का नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, और दूसरा है एसिड बेस रिएक्शन। इसका एक नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन या इसी को कह लीजिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन यानी दो नाम है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उदासीनीकरण अवक्षेपण अपक्रिया क्या होती है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हमने बताया था कि प्रेसिपिटेट आउट होता है। प्रेसिपिटेट आउट होने का मतलब ऐसा ही इंसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है जो कि बिलियन में
विलय नहीं होता तो वह प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर आता है। तो ऐसे अपक्रिया को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं कि अम्ल और क्षार आपस में जब अपक्रिया करते हैं तो उस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के दो एग्जाम्पल्स अच्छे आपको बता रहे हैं। जैसे AgNO3 ले लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड ब्राइन सोल्यूशन में डाल दीजिए तो AgCl दही की तरह अवक्षेप बन जाएगा और NaNO3 वाइट रंग का दही की तरह अवक्षेप इसका होता है। दूसरा रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड ले लीजिए और Na2SO4 सल्फेट ले लीजिए। सल्फेट के साथ जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम सल्फेट का ये भी दही की तरह ही अवक्षेप होता है वाइट रंग का, प्लस NaCl। तो इस प्रकार से बेरियम सल्फेट और NaCl, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। अब आइए डबल डिकम्पोजिशन में एसिड बेस रिएक्शन क्या होते हैं उनको थोड़ा समझा जाए। एसिड बेस रिएक्शन बेटा, एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनेगा और साथ में जल बनेगा। कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। एसिड में ले लीजिए आप HCl ले लीजिए, प्लस बेस में आप ले लीजिए, दोनों प्रबल हैं, NaCl बन गया और H2O। या एसिड आप बदल के ले सकते हैं, H2SO4 ले लीजिए। बेस भी आप बदल सकते हैं, बेस कोई ले लीजिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मान लीजिए हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम सल्फेट बन गया प्लस H2। बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग। तो इस प्रकार से रिएक्शन ये होते हैं। अम्ल इसको इन रिएक्शन को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं क्योंकि इसका H प्लस और इसका OH माइनस आपस में रिएक्शन करके जल बनाता है और जल एक उदासीन है और ये जो लवण बनता है ये भी उदासीन होता है, इसलिए इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसके अलावा एक और रिएक्शन है जो आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो भी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में जो पांचवा रिएक्शन है टाइप में, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के आपके जो डेली लाइफ है उसमें आप इसके एग्जांपल्स बहुत अच्छे देखते हैं, जैसे संक्षारण, कोरोजन है। कोरोजन क्या होता है? मेटल पे होता है और मेटल का मतलब कॉपर पे भी होता है, सिल्वर पे भी होता है, लेकिन जो आप ज़्यादा देखते हैं वो लोहे पे देखते हैं। तो लोहे के कोरोजन को हम रस्टिंग कहते हैं, रस्ट, जंग लगना कहते हैं। और जब भोजन में यही ऑक्सीडेशन की क्रिया हो जाती है तो रेंसिडिटी हो जाती है। रेंसिडिटी का मतलब होता है भोजन का स्वाद खराब हो जाता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि कुरकुरे, चिप्स ये सब क्यों नहीं खराब होते, जबकि ये सब भी क्या है, ऑयल और फैट से ही बनते हैं। तो कुछ ऐसी क्रियाएं की जाएंगी जिसके द्वारा उनकी ऑक्सीडेशन की क्रिया रुक जाएगी। तो भोजन में रेंसिडिटी होती है, मेटल में कोरोजन। इसको हम आपको अगले वीडियो में देंगे क्योंकि ये खुद ही आधे घंटे का टॉपिक होगा। बेटा यदि आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।